हेलो दोस्तों, चलिए मूव करते हैं सीजन 3 की ओर। सीजन 3 में कुल मिला के 16 एपिसोड हैं और इन एपिसोड्स को मैं आपको 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। सीजन 2 के बाद से ही रिक का पूरा ग्रुप इधर से उधर भाग रहा था। उन लोगों को अभी तक कहीं भी रहने की जगह नहीं मिली थी। पूरा विंटर्स गुजर चुका था, यानी कि करीब करीब 8 महीने गुजर चुके थे। कार्ल फायर आर्म्स के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था और डैरिल रिक का राइट हैंड बन चुका था। लॉरी की प्रेगनेंसी अब पूरे टाइम पर थी। रिक, टी-डॉग, डैरिल और कार्ल एक घर के अंदर घुसते हैं और वहाँ मौजूद सभी वॉकर्स को मार गिराते हैं। वो पूरे घर को अंदर घुसकर चेक करते हैं कि ये घर उन लोगों के लिए सेफ है कि नहीं। जब वो लोग पूरे हाउस को क्लियर देखते हैं तब उन लोगों का पूरा ग्रुप उस घर के अंदर घुसता है। थोड़ी देर में वो लोग जब सेटल होने लगते हैं तभी टी-डॉग को खिड़की से बहुत सारे वॉकर्स आसपास से आते हुए दिखाई देते हैं और सभी उस घर को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। एक बार फिर उन लोगों का कारों का काफिला सड़क पर आ जाता है और नई जगह की खोज में निकल जाता है। वो सभी लोग हाईवे पर आकर रुकते हैं और एक बार फिर मैप को देखते हैं। उन लोगों को रियलाइज होता है कि इतने महीनों से वो सिर्फ सर्कल्स में ही घूम रहे थे और अब एक बार वापस वो हाईवे पे आ चुके थे। रिक और डैरिल हंटिंग करने के लिए जाते हैं। तब उन दोनों को रेल रोड से नीचे जाने पर एक प्रिजन दिखाई देता है जो कि वॉकर्स से भरा हुआ था। उस प्रिजन की फेंसिंग बहुत ज्यादा मजबूत थी जिससे कि वॉकर्स इजीली अंदर नहीं आ सकते थे। रिक उसकी फेंस को कट करता है और उन लोगों का पूरा ग्रुप उस फेंस के अंदर चला जाता है। ग्लेन और डैरिल जल्दी से उस फेंस को बंद कर देते हैं। वो सभी दौड़ते हुए प्रिजन की गेट तक पहुंचते हैं। रिक का कहना था कि किसी न किसी को प्रिजन के इनसाइड जाकर अंदर वाले दरवाजे को बंद करना होगा जिससे कि ये लोग इनर प्रिजन में मौजूद वॉकर्स को पूरी तरह से खत्म कर सकें। ग्लेन, टी-डॉग, बेथ और मैगी वॉकर्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और रिक वहां का दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ का दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ लगा देता है। रिक जल्दी से जाकर दरवाजा बंद करता है और वहीं मौजूद एक टावर के ऊपर चढ़ जाता है। रिक टावर के ऊपर चढ़ता है और वॉकर्स को मारना शुरू कर देता है। सभी लोग मिलकर यार्ड में मौजूद वॉकर्स को मार डालते हैं और यार्ड पूरी तरह से वॉकर्स से खाली हो जाता है। पूरा ग्रुप आग जलाकर वहां पर खाना खाने लग जाता है। हर्षल की रिक्वेस्ट पे बेथ और मैगी उसे ओल्ड आयरिश सॉन्ग सुनाती हैं। कैरोल को राइफल पकड़ने के कारण कंधों में बहुत तेज पेन होने लग जाता है। डैरिल उसे मसाज देने लगता है और वो लोग उसके बाद ग्रुप के पास आ जाते हैं। रिक एक बार फेंस की चारों तरफ पेट्रोलिंग करता है और वो पूरे ग्रुप को आकर बताता है कि वो लोग अंदर सेफ हैं। रिक अपने पूरे ग्रुप को बताता है कि वो लोग इस वक्त इस प्रिजन में हैं जहां की उन्हें फूड, वेपन्स और मेडिसिन मिल सकती है। अगले दिन सुबह ही रिक, डैरिल, टी-डॉग, ग्लेन और मैगी एक सर्कल बनाकर वॉकर्स को खत्म करते हुए प्रिजन के इंटीरियर की ओर आगे बढ़ते हैं जबकि बाकी लोग वॉकर्स का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ये पूरा ग्रुप अंदर जाकर देखता है तो कई वॉकर्स फुल सूट पहने हुए और हेलमेट लगाए हुए थे। मैगी को तभी उन लोगों को मारने का एक तरीका सूझता है और वो पूरे ग्रुप को उस तरीके को बता देती है। पूरा ग्रुप उस तरीके से वहाँ मौजूद सूट और हेलमेट पहने हुए सभी वॉकर्स को मार डालता है। वो लोग प्रिजन के सेल ब्लॉक सी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वहाँ मौजूद डिफरेंट सेल्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सीजन 2 में आप लोगों को याद होगा कि एंड्रिया की मुलाकात एक हुडेड फिगर से हुई थी। वो हुडेड फिगर वाली लड़की मिशॉन है। एंड्रिया और मिशॉन इस वक्त एक साथ हैं। एंड्रिया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मिशॉन उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है। एंड्रिया मिशॉन से कहती है कि वो उसे छोड़कर जा सकती है लेकिन मिशॉन एंड्रिया को अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि वॉकर्स उनकी तरफ आना शुरू कर चुके हैं। मिशॉन और एंड्रिया उस जगह को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लॉरी हर्षल को बुलाती है और उसे कहती है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके बेबी का मूवमेंट रुक गया है। वो चिंता करती है कि अगर उसका बेबी पेट में ही मरकर वापस जिंदा हो गया हो और अगर एक वॉकर के रूप में पैदा होगा तब क्या होगा। हर्षल लॉरी को चिंता न करने के लिए
कहता है और बताता है कि वो और उसका बेबी दोनों ही इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं। लॉरी हर्षल से कहती है कि अगर डिलीवरी के टाइम पर उसे कुछ हो जाए तो वो लोग उसे तुरंत ही मार दें। वो दोबारा जिंदा होकर वॉकर नहीं बनना चाहती थी। पूरे ग्रुप को वहीं मौजूद कुछ वेपन्स मिल जाते हैं और कुछ सूट और हेलमेट्स मिल जाते हैं। ग्रुप अब खाने की खोज में आगे जाना चाहता था। रिक, डेरिल, टी-डॉग, ग्लेन, मैगी और हर्षल सेल के और अंदर खाने की खोज में जाते हैं, जबकि कार्ल और लेडीज के साथ वहीं पर रुक जाता है। उस पूरे ग्रुप को पहले तो आगे रास्ता बिल्कुल क्लीन मिलता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उन लोगों के सामने बहुत सारे वॉकर्स आ जाते हैं। वो सभी लोग पैनिक होना शुरू कर देते हैं और तेजी से उनसे बचने के लिए भागने लग जाते हैं। इसी बीच ग्लेन और मैगी उस पूरे ग्रुप से बिछड़ जाते हैं और अलग हो जाते हैं। हर्षल को इधर महसूस होता है कि अब वॉकर्स जा चुके हैं। वो ग्लेन और मैगी को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और उन्हें आवाज देता है। तभी हर्षल के पीछे से एक वॉकर आ जाता है और वो उसके पैर को पकड़कर उस पर बाइट कर लेता है। सभी लोग हर्षल को कॉरिडोर से कैफेटेरिया में लेकर आते हैं। रिक हर्षल के पैर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसके पैर के जख्म के निशान के ऊपर पट्टी बांधकर उसके इन्फेक्टेड पैर को कुल्हाड़ी से काट देता है। हर्षल दर्द के कारण और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस के कारण उसी वक्त बेहोश हो जाता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहीं बगल के एक कमरे में 5 आदमी खड़े हुए थे। डेरिल उन सभी को देखकर अपना हथियार उठा लेता है, लेकिन तुरंत ही रियलाइज करता है कि वो लोग वॉकर्स नहीं ह्यूमंस हैं। वो अपनी टॉर्च को उन लोगों के चेहरों की ओर करता है। तब उन्हीं में से एक प्रिजनर जिसका नाम एक्सेल था होली शिट कहता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हर्षल बहुत ज़्यादा जख्मी था और बेहोश था। वो अपना एक पैर भी खो चुका था। कैफेटेरिया के बाजू के कमरे में छिपे हुए प्रिजनर्स अपनी छुपी हुई जगह से सामने आ जाते हैं। कैफेटेरिया के बाजू में मौजूद वो प्रिजनर्स थे एक्सेल, ऑस्कर, एंड्रयू, टॉमस और बिग टिनी। उन लोगों की बातों से रिक को पता चलता है कि उन्हें इस एपोकैलिप्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, यानी कि वो बहुत समय से प्रिजन के अंदर ही थे। वो लोग रिक को बताते हैं कि प्रिजन में एक बार बहुत बड़ा दंगा हो गया था और किसी ने उन लोगों को उसी रूम में बंद कर दिया था। तब से वो लोग वहीं पर कैद थे। उन्हीं में से एक आदमी टॉमस को किसी ने सेफ्टी के लिए एक पिस्टल पकड़ा दी थी। रिक हर्षल को सेल ब्लॉक सी की तरफ लेकर आता है। इधर डेरिल और सभी लोग सेल ब्लॉक सी की तरफ आते आते देखते हैं कि प्रिजनर्स का पूरा ग्रुप उन लोगों को फॉलो करता हुआ उनके पीछे आ रहा था। उन दोनों ग्रुप में आपस में बहस होनी शुरू हो जाती है। रिक उन लोगों की आवाज़ सुनकर वहां तक आता है। प्रिजनर्स के ग्रुप को अभी भी यकीन नहीं था कि रिक और उसके लोगों ने अकेले नहीं 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उन लोगों का मतलब 50 वॉकर्स से था। उन लोगों को वॉकर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो लोग नहीं जानते थे कि मरने के बाद वॉकर बन जाया करते हैं या फिर वॉकर्स को मारने के लिए उनके ब्रेन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। टॉमस रिक से डिमांड करने लग जाता है कि उन लोगों को सेल ब्लॉक सी दे दिया जाए, क्योंकि वो लोग उस प्रिजन में बहुत पहले से मौजूद थे। लेकिन रिक टॉमस की इस बात को मानने से मना कर देता है। प्रिजनर्स के पास इस वक्त प्रिजन में मौजूद फूड का पूरा स्टॉक था। रिक को जैसे ही ये पता चलता है, उन दोनों ग्रुप में आपस में कंप्रोमाइज़ होता है कि रिक और उसके साथी उन लोगों को दूसरे सेल ब्लॉक को खाली करवाकर वहां रहने में मदद करेंगे। बदले में प्रिजनर्स का पूरा ग्रुप वहां मौजूद खाने में से आधा खाना रिक के ग्रुप को दे देगा। सबसे पहले रिक और उसका पूरा ग्रुप वहां मौजूद खाने को आधा आधा बांट लेते हैं और खाने को सी ब्लॉक में शिफ्ट कर देते हैं। अब रिक का ग्रुप और प्रिजनर्स का ग्रुप दूसरे सेल ब्लॉक को खाली करवाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रिजनर्स का ग्रुप वॉकर्स से लड़ने के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो उनके ब्रेन की जगह उनकी छाती पर और पेट पर वार करने लग जाते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ जाता है कि वॉकर्स को सिर्फ ब्रेन पर अटैक करके ही मारा जा सकता था। वॉकर्स के साथ इन लोगों की लड़ाई में प्रिजनर्स के एक साथी बिग टिनी के कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं। बिग टिनी इसके लिए रिक से मदद मांगता है, लेकिन रिक उसे क्लियर करता है कि उसके स्क्रैचेस ऐसी जगह पर हैं जिसे कट नहीं किया जा सकता है और वो अब 100% वॉकर में कन्वर्ट हो जाएगा। टॉमस रिक की इस बात को सुनता है और वो आगे बढ़कर बिग टिनी को मार डालता है। इधर मैगी, बैथ और ग्लेन सभी मिलकर हर्षल के ब्लड को रोकने की कोशिश करते हैं। ग्लेन का मेन मकसद था कि वो ध्यान रखे कि हर्षल
कहीं टर्न होकर वॉकर में कन्वर्ट ना हो जाए। ग्लेन इस बात का जिक्र मैगी से करता है ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे और मैगी बैथ से इस बात का जिक्र करती है। इधर कार्ल मेडिसिन की खोज में अकेला ही जाता है और वो बैंडेज के साथ बहुत सारी मेडिकल सप्लाईज हर्षल के लिए लेकर आ जाता है। लॉरी कार्ल के लिए बहुत चिंता करती है। इधर रिक और डेरिल आपस में तय करते हैं कि अगर टॉमस ने एक भी गलत मूव लिया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। वो लोग तय किए गए सेल ब्लॉक तक पहुंच जाते हैं। रिक टॉमस से वहां के सिर्फ एक दरवाजे को खोलने के लिए कहता है, लेकिन टॉमस आगे बढ़कर दोनों दरवाजे खोल देता है। दोनों दरवाजे खुलने के कारण बहुत सारे वॉकर्स एकदम से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। टॉमस जानबूझ के कई बार वॉकर्स को रिक की ओर फेंक देता है और वो जानबूझकर कई बार रिक की ओर टकराता है। डेरिल भी टॉमस की इस बात को महसूस कर चुका था। जब वो लोग सभी वॉकर्स को मार डालते हैं तब रिक और टॉमस में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है और रिक टॉमस को अपने लिए थ्रेट समझकर टॉमस को तुरंत ही मार डालता है। उन्हीं प्रिजनर्स में से एक था एंड्रयू। एंड्रयू बेसबॉल बैट लेकर रिक के ग्रुप के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन जल्दी ही ये लोग उसके ऊपर काबू पा लेते हैं। वो कॉरिडोर में से भागता हुआ आगे बढ़ने लग जाता है। रिक उसके पीछे पीछे आगे बढ़ता है। रिक आगे जाकर देखता है कि एंड्रयू एक यार्ड में पहुंच चुका है जो कि वॉकर्स से भरा हुआ था। रिक वहां के दरवाजे को क्लोज कर देता है। एंड्रयू रिक से उस दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। रिक दरवाजा बंद करके वहां से हट जाता है। कैरोल ग्लेन को अपने साथ फेंस की ओर लेकर आती है। कैरोल ग्लेन को बताती है कि हर्षल ने डिलीवरी के बारे में उसे काफ़ी कुछ सिखा दिया था, लेकिन वो सी सेक्शन के बारे में अभी भी कुछ नहीं जानती थी। लॉरी को कार्ल सी सेक्शन के थ्रू हुआ था, तो उसका ये मानना था कि उसको सेकंड बेबी भी सी सेक्शन के थ्रू हो सकता था। कैरोल सी सेक्शन को प्रैक्टिस करना चाहती थी। वो उसके लिए एक फीमेल वॉकर को सिलेक्ट करती है। ग्लेन दूसरे वॉकर का ध्यान अपनी ओर भटकाता है और कैरोल उस फीमेल वॉकर को मारकर अंदर लेकर आती है और उसके ऊपर सी सेक्शन ट्राई करती है। मैगी हर्षल के पास होती है और हर्षल को कंटिन्यूस देखती रहती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि हर्षल की सांसें रुक चुकी है। मैगी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और लॉरी एक बार सीपीआर और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देकर हर्षल की जान बचा लेती है। रिक टी डॉग और डेरिल के पास वापस लौट कर आता है। टी डॉग और डेरिल दोनों ही ऑस्कर और एक्सेल को मार देना चाहते थे। एक्सेल उन लोगों से विनती करता है कि वो लोग बुरे आदमी नहीं हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, जबकि ऑस्कर रिक से माफ़ी मांगने से मना कर देता है और कहता है कि रिक जो चाहे कर सकता है। रिक को एक्सेल की बातों से ऐसा महसूस होता है कि वो सच कह रहा था। रिक एक्सेल और ऑस्कर को अभी अभी खाली करवाए गए सेल ब्लॉक में छोड़ देता है। वहाँ मौजूद अपने साथियों की बॉडी को देखकर एक्सेल को बहुत दुख होता है। तब टी डॉग उसे सजेस्ट करता है कि वो लोग उन बॉडीज को इकट्ठा करके जला दें। रिक, टी डॉग और डेरिल जब सी ब्लॉक में वापस आते हैं तब उन लोगों को पता चलता है कि हर्षल बच चुका है और उसकी जान लॉरी ने बचाई थी। रिक और लॉरी वहीं बने हुए एक कैटवॉक के अंदर बातें करने लग जाते हैं। रिक लॉरी को बताता है कि वो लोग अगले दिन से यहाँ मौजूद बॉडीज को खाली करना शुरू कर देंगे। लॉरी इस बात से बहुत खुश हो जाती है। वो चाहती थी कि कार्ल और बच्चों के समान खुले में थोड़ा देर कुछ खेले। रिक और लॉरी के बीच में शेन की डेथ के बाद से ही बहुत कुछ बिगड़ चुका था। उन दोनों की आपस में बातें भी बहुत कम होती थी। रिक इस वक्त लॉरी को देखकर लॉरी के कंधे पर हाथ रखता है और हर्षल को बचाने के लिए उसे प्रेज करता है। लॉरी रिक की इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो कि ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन उस हेलीकॉप्टर को एक आदमी गवर्नर शूट कर देता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर का इंजन गड़बड़ाना शुरू होता है और हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग कर देता है। एंड्रिया और मिशॉन दूर से हेलीकॉप्टर को क्रैश होते हुए देखती हैं और वो दोनों उसकी लैंडिंग साइट के पास जाती हैं। मिशॉन अपने दोनों पेट ज़ॉम्बीज़ को एक पेड़ से चेन के थ्रू बांध देती है और एंड्रिया को वहीं पर झाड़ियों में छिपा देती है और खुद अकेली ही हेलीकॉप्टर के गिरी हुई जगह पर इन्वेस्टिगेट करने जाती है। मिशॉन को तभी कुछ गाड़ियों के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत ही दौड़कर एंड्रिया के पास आ जाती है। एंड्रिया और मिशॉन दो गाड़ियों को वहां आता हुआ देखते हैं
और देखते हैं कि उन लोगों ने हेलीकॉप्टर के पायलट को बचा लिया है और बाकी बचे हुए 2 लोग जो कि पहले से ही मर चुके थे, उनके ब्रेन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। मिशॉन के पैट ज़ॉम्बीज़ तभी हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। उनकी चेन की बहुत ज़्यादा आवाज़ें होने लग जाती है। मिशॉन अपने पकड़े जाने के डर से अपने उन पैट ज़ॉम्बीज़ के सिर को काट डालती है। तभी उन दोनों के पीछे से अनएक्सपेक्टेडली मर्ली आ जाता है और एंड्रिया मर्ली को देखकर बेहोश हो जाती है। एंड्रिया की नींद खुलती है जब वो एक कार में ब्लाइंड फोल्डेड होती है। वो सुनती है कि उस ग्रुप का लीडर रेडियो पर किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। दोबारा बेहोश होते होते एंड्रिया देखती है कि वो लोग एक बड़े गेट के पास पहुंच चुके थे। एंड्रिया की आंख खुलती है। वो एक अनजान जगह में थी जहां पर एक डॉक्टर उसका इलाज कर रही थी और मिशॉन पास में चुपचाप बैठी हुई थी। तभी वहां पर मर्ले आता है और वो एंड्रिया को अटलांटा की अपनी पुरानी बात याद दिलाता है कि कैसे उन लोगों का पूरा ग्रुप उसे मरने के लिए सुपरमार्केट की छत के ऊपर छोड़ गया था। एंड्रिया मर्ली को क्लियर करती है कि रिक और डैरिल बाद में मर्ली को ढूंढने के लिए अटलांटा गए थे। मर्ली के पूछने पर एंड्रिया उन्हें बताती है कि उनके ग्रुप के काफी लोग इस बीच मारे जा चुके थे। मर्ली के पूछने पर एंड्रिया बताती है कि वो जब उन लोगों से अलग हुई थी तब तक उसका भाई डैरिल जिंदा था। तभी वहां पर मर्ली के ग्रुप का लीडर आ जाता है जिसे कि सभी लोग गवर्नर के नाम से बुलाया करते थे। मिशॉन उससे अपने वेपन्स वापस मांगती है। गवर्नर उन लोगों को एश्योर करता है कि उन लोगों को यहाँ से जाते वक्त गाड़ी और वेपन्स दोनों ही दे दिए जाएंगे। एंड्रिया गवर्नर से पूछती है कि उसने हेलीकॉप्टर के मरे हुए सोल्जर्स को दोबारा क्यों मारा था। तब गवर्नर उसे क्लियर करता है कि वो लोग बिना बाइट हुए भी वॉकर्स में टर्न हो सकते थे। ये बात फार्म से अलग होते समय एंड्रिया को मालूम नहीं थी, जिससे कि अब उसने गवर्नर के मुंह से सुना था। गवर्नर एंड्रिया और मिशॉन को बाहर लेकर जाता है और वो एक बहुत छोटा सा प्यारा सा टाउन था जिसका नाम था वुडबरी। गवर्नर उन लोगों को बताता है कि ये टाउन वॉकर से सेफ है और इस टाउन को पूरे टाइम गार्ड किया जाता है। गवर्नर एंड्रिया और मिशॉन को उन लोगों का रूम दिखाता है। गवर्नर एंड्रिया और मिशॉन को कहता है कि उसका एक आदमी पूरे टाइम उन लोगों के कमरे के बाहर रहेगा और उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उससे कह सकते हैं। मिशॉन गवर्नर की इस बात को सुनकर डिस्टर्ब हो जाती है। अगले दिन वुडबेरी की एक रेजिडेंट रोवेन एंड्रिया और मिशॉन को वुडबेरी का एक टूर करवाती है। रोवेन बताती है कि वुडबेरी के अंदर उस वक्त 73 लोग मौजूद थे और पूरे विंटर्स वो लोग सेफ्टी से रहे। रोवेन एंड्रिया को बताती है कि गवर्नर उन लोगों का बहुत ध्यान रखता है। गवर्नर इस बीच हेलीकॉप्टर के पायलट से मिलने के लिए जाता है। हेलीकॉप्टर के पायलट का नाम था वेल्स गवर्नर के पूछने पर बताता है कि उसके 10 आदमी एक जगह पर मौजूद हैं और वेल्स अपने 2 आदमियों के साथ आगे की जगह को देखने के लिए निकल गया था। गवर्नर के पूछने पर वेल्स अपने उन 10 आदमियों की लोकेशन बता देता है। गवर्नर वेल्स से प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथियों को सही सलामत लेकर आ जाएगा। गवर्नर इसके बाद अपने एडवाइजर मिल्टन की लैब में जाता है। गवर्नर की वहां पर मर्ली से मुलाकात होती है। गवर्नर मर्ली को एंड्रिया से और जानकारी निकलवाने के लिए उसके पास भेज देता है। मिल्टन मिशॉन के पैट ज़ॉम्बीज़ के हेड को स्टडी कर रहा था। वो गवर्नर को बताता है कि मिशॉन ने उनके हाथ काट दिए थे और उनके जॉस को रिमूव कर दिया था, जिसके कारण उन लोगों की खाने की क्षमता बहुत कम हो गई थी और उन लोगों का इंटरेस्ट भी खाने से खत्म हो चुका था। मिल्टन गवर्नर को एक्सप्लेन करता है कि वॉकर्स मिशॉन को बचाने का काम भी किया करते थे। उनकी स्मेल के कारण वॉकर्स उसके नजदीक नहीं आते थे। बाद में मिल्टन गवर्नर को ब्रेकफास्ट पर ज्वाइन करता है। वहाँ पर एंड्रिया और मिशॉन भी थे। मिल्टन एंड्रिया को बातों बातों में बताता है कि वॉकर्स उस पर्सनालिटी को भूल नहीं पाते जिस पर्सनालिटी को वो कभी जिया करते थे। कुछ न कुछ परसेंट उनके अंदर उस आदमी का रह जाता है। मिल्टन मिशॉन से उसके पेट वॉकर्स के बारे में जानना चाहता था, लेकिन मिशॉन उस वक्त चुप रहती है और उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। मिशॉन एक बार फिर गवर्नर से अपने वेपन्स वापस मांगती है। गवर्नर उन्हें कुछ देर आराम करने के लिए कहता है और कहता है कि बाद में उन्हें उनके वेपन्स दे दिए जाएंगे। एंड्रिया और मिशॉन जब ब्रेकफास्ट के बाद अकेले होते हैं तब मिशॉन एंड्रिया को बताती है कि उसे गवर्नर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जबकि एंड्रिया गवर्नर को पसंद करने लगी थी और वो वुडबेरी में लंबे समय तक रुकना चाहती थी।
मिल्टन की बात को याद करके एंड्रिया मिशॉन से उसके पेट जॉम्बीज के बारे में पूछने लग जाती है। एंड्रिया मिशॉन से पूछती है कि जब पूरी विंटर्स उन वॉकर्स ने उन दोनों को प्रोटेक्ट किया तब मिशॉन ने उन्हें बिना सोचे समझे क्यों मार दिया। मिशॉन एंड्रिया को इसके जवाब में कहती है कि ये तो सोचने से भी ज्यादा इजी था और वो एंड्रिया को अपसेट छोड़कर वहां से चली जाती है। इधर गवर्नर वेल्स के बताई हुई लोकेशन पर वेल्स के सभी साथियों के पास पहुंच जाता है। वो वहां मौजूद स्क्वाड लीडर को बताता है कि उन्हें वेल्स ने उनकी मदद के लिए वहां पर भेजा था। वहां मौजूद सभी लोग रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तभी गवर्नर स्क्वाड लीडर को गोली मार देता है और आजू बाजू में छिपे हुए गवर्नर के लोग वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। गवर्नर वहां मौजूद अपने सभी लोगों को सारे वेपन्स कलेक्ट करने का ऑर्डर देता है। गवर्नर और उसके सभी आदमी मिलिट्री ट्रक्स को लेकर अपने टाउन वुडबेरी लौट आते हैं। उन ट्रक्स में वेपन्स के अलावा मेडिसिन्स और बहुत सारी सप्लाईज भी थी। टाउन के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तब गवर्नर उन लोगों को बताता है कि जब वो वेल्स के लोगों की मदद करने के लिए उनके पास गया था तब उसने देखा कि वो सभी लोग वॉकर्स के द्वारा बाइट कर लिए गए थे, इसीलिए उसे उन लोगों को मारना पड़ा और उन लोगों की सप्लाईज को टाउन में अपने लोगों की मदद के लिए गवर्नर और उसके आदमी लेकर आ गए थे। गवर्नर के वहां से जाते वक्त एंड्रिया उससे उसका नाम पूछती है। तब गवर्नर उसे अपना नाम नहीं बताता और कहता है कि उसे अब सब गवर्नर के ही नाम से बुलाते हैं। उसी शाम को गवर्नर वुडबेरी के अपने अपार्टमेंट से विस्की पीता हुआ खिड़की से बाहर देखता है। बेड पर रोवन लेटी हुई थी। गवर्नर अपनी वाइफ की और बेटी की एक फोटो फ्रेम देखता है और उसके बाद एक प्राइवेट रूम के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर गवर्नर एक चेयर के ऊपर बैठ जाता है और सामने की ओर देखने लग जाता है। सामने हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक्वेरियम के 3 रोज पानी से भरी हुई थी और हर एक्वेरियम के अंदर एक वॉकर का हेड पड़ा हुआ था। सबसे ऊपर के एक्वेरियम में हमें वेल्स का हेड दिखाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो भी अब मारा जा चुका है। वहीं एक्वेरियम में मिशॉन के पेट जॉम्बीज के भी हेड थे। एपिसोड की शुरुआत में एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन को दिखाया जाता है जिसने कि प्रिजनर ड्रेस को पहना हुआ था। वो अपने साथ एक गैस केन और एक डियर की बॉडी प्रिजन के अंदर लेकर आता है। वो आदमी कुछ वॉकर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनकी तरफ कुछ पत्थर भी फेंकता है। वॉकर्स आकर डियर को खाना शुरू कर देते हैं, जिसे कि उस पर्सन ने जानबूझकर उस जगह पर डाला था, जिससे कि वॉकर्स वहां आकर गेट के थ्रू बाहर निकल सकें और वो वॉकर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रिजन के गेट के सामने डियर के हार्ट को रख देता है। इधर सभी सर्वाइवर्स मिलके प्रिजन के यार्ड को क्लियर करने की बात कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक्सेल और ऑस्कर उन तक पहुंच चुके थे। एक्सेल और ऑस्कर दोनों ही रिक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते थे। टी डॉग भी उन लोगों की साइड लेता है, लेकिन डैरिल रिक को ऐसा करने से मना कर देता है। ये देखकर रिक एक्सेल और ऑस्कर दोनों को ही क्लियर करता है कि वो लोग अपने पुराने एग्रीमेंट के अनुसार ही अलग अलग सेल ब्लॉक में रहेंगे, या फिर एक्सेल और ऑस्कर को उस प्रिजन को हमेशा के लिए छोड़कर बाहर जाना होगा। वुडबेरी में मिशॉन गवर्नर के लाए हुए नेशनल गार्ड ट्रक को चेक करती है। तब वो देखती है कि ट्रक की बॉडी के ऊपर कुछ बुलेट्स के निशान बने हुए थे। उसे वहाँ पर कुछ ब्लड के ट्रेसेस भी मिलते हैं। तभी उसकी मुलाकात गवर्नर से होती है और वो गवर्नर से सोल्जर्स की डेथ के बारे में क्वेश्चन करने लग जाती है। गवर्नर मिशॉन को उस वक्त टाल देता है और मिशॉन और एंड्रिया को वुडबेरी में ही रुकने की सलाह देता है। इधर प्रिजन में रिक ग्लैन को कहता है कि वो एक्सेल और ऑस्कर को 1 वीक की सप्लाई दे दें और उन्हें उनके सेल में वापस भेज दें। एक्सेल अपनी तरफ से डैरिल से भी फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, लेकिन डैरिल उसे इग्नोर कर देता है। लॉरी हर्शल को क्रचेस देकर उसकी चलने में मदद करती है। लॉरी, हर्शल और बैथ तीनों ही सेल सी ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं। इधर मिशॉन और एंड्रिया दोनों ही वुडबेरी को छोड़कर जाने के बारे में बात करते हैं। मिशॉन कोस्ट की ओर जाना चाहती थी। मिशॉन जानती थी कि वो लोग समुद्र के रास्ते दूसरे देश की ओर मूव कर सकते थे। एंड्रिया जानती है कि मिशॉन को गवर्नर के ऊपर भरोसा नहीं है। वो भी गवर्नर से ज्यादा मिशॉन के ऊपर ही भरोसा करती है, क्योंकि मिशॉन ने पूरे विंटर्स उसकी बहुत
देखभाल की थी और उसे गवर्नर से ज्यादा मिशॉन के ऊपर ट्रस्ट था। लॉरी के साथ हर्षल को देखकर रिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो लॉरी को बहुत प्यार से देखता है। लॉरी भी हर्षल को देखकर ब्लश करने लग जाती है। तभी उस पूरे यार्ड में वॉकर्स का आना शुरू हो जाता है। बेथ हर्षल को लेकर एंट्री वे की ओर दौड़ जाती है, जबकि मैगी, लॉरी और कार्ल सेल ब्लॉक की ओर मूव कर जाते हैं। कैरोल के साथ कोर्टयार्ड गेट से बाहर निकलते समय टी डॉग वॉकर्स की चपेट में आ जाता है और उसे वॉकर्स बाइट कर लेते हैं। टी डॉग कैरोल के साथ उसे सेफ्टी से सी ब्लॉक तक पहुंचाने के लिए अंदर तक आ जाता है। इधर वुडबेरी में एंड्रिया मर्ली से बात करती है और उसे हर्षल के फार्म हाउस की लोकेशन का पता बता देती है। एंड्रिया का मानना था कि मर्ली को एक बार डैरिल को उस फार्म तक जाकर खोजना चाहिए। मर्ली चाहता है कि एंड्रिया उसके साथ उस फार्म हाउस तक चले, लेकिन एंड्रिया मर्ली के साथ जाने से मना कर देती है। एंड्रिया की गवर्नर के बारे में पूछने पर मर्ली उसे बताता है कि गवर्नर बहुत ही अच्छा आदमी है। इधर प्रिजन यार्ड में ग्लेन आकर बताता है कि किसी ने बाहर से गेट को ओपन छोड़ दिया था। रिक समझता है कि ये काम एक्सेल और ऑस्कर का हो सकता था। तभी वहाँ के प्रिजनर अलार्म बहुत जोरों से बजने लग जाते हैं, जिसके कारण फैंस से बहुत सारे वॉकर्स अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ऑस्कर बताता है कि ये बैकअप जनरेटर को छेड़खानी करने से हुआ है। वो लोग समझ जाते हैं कि अंदर कोई ऐसा मौजूद है जो कि यहाँ की सभी चीजों को गड़बड़ कर रहा था। एक्सेल और ऑस्कर भी रिक के पीछे पीछे जनरेटर रूम की ओर दौड़ लगा देते हैं। कैरोल और टी डॉग इस बीच कॉरिडोर में पहुंचते हैं और टी डॉग कैरोल को बचाने के लिए अपने आप को वॉकर्स के हवाले कर देता है। कैरोल की आंखों में टी डॉग की हालत को देखकर आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। इधर लॉरी, कार्ल और मैगी जिस तरफ जाते हैं वहीं उनका सामना वॉकर्स से होता है। तब कार्ल उन लोगों को बॉयलर रूम में ले जाता है। इधर वुडबेरी में मर्ली गवर्नर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो अपने भाई डैरिल की खोज में हर्षल के फार्म हाउस जाना चाहता था, लेकिन गवर्नर मर्ली को उस वक्त जाने से मना कर देता है। गवर्नर कहता है कि वो मर्ली जैसे आदमी को खोना नहीं चाहता। अगर मर्ली अपने भाई के बारे में पक्की जानकारी लेकर आएगा तभी गवर्नर उसे खोजने की इजाजत देगा। रिक, डैरिल, ग्लेन, एक्सेल और ऑस्कर सभी बैकअप जनरेटर रूम में पहुंच जाते हैं और वहां पर जनरेटर को ऑफ कर देते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि एंड्रयू वहां छिपा बैठा हुआ था। एंड्रयू आकर इन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब सभी को पता चलता है कि ये पूरा मैस एंड्रयू का ही फैलाया हुआ था। एंड्रयू और रिक दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। ऑस्कर वहीं मौजूद एक बैरल को एंड्रयू की ओर फेंकता है और एक गन अपने हाथ में ले लेता है। एंड्रयू ऑस्कर को रिक को मारने का इशारा करता है, लेकिन ऑस्कर उस गन से एंड्रयू को ही मार डालता है और उस गन को रिक को लौटा देता है। मैगी, लॉरी और कार्ल तीनों ही बॉयलर रूम में मौजूद थे। लॉरी को अचानक से ही लेबर पेन होना शुरू हो जाते हैं। मैगी ने हर्षल से काफी कुछ डिलीवरी के लिए ट्रेनिंग ली हुई थी। वो लॉरी की मदद करने लग जाती है और लॉरी को पुश करने के लिए कहती है। कार्ल उस सिचुएशन को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। लॉरी को कार्ल सी सेक्शन के थ्रू हुआ था। वो जैसे ही डिलीवरी के लिए पुश करना शुरू करती है, उसे अचानक ही ब्लीडिंग होने लग जाती है। वुडबेरी में एंड्रिया और गवर्नर एक साथ होते हैं और वो दोनों ड्रिंक ले रहे होते हैं। गवर्नर एंड्रिया को अपना असली नाम बताता है। उसका असली नाम फिलिप था और उसकी वाइफ की एपोकैलिप्स से पहले ही एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। जब एंड्रिया वहां से जाने लगती है तब गवर्नर उसे कहता है कि वो वुडबेरी कभी भी लौट कर आ सकती है। वुडबेरी हमेशा उसका वेलकम करेगा। एंड्रिया जब मिशॉन से मिलती है तब वो उसे बताती है कि वो वुडबेरी में और लंबे समय तक रहना चाहती है। मिशॉन को एंड्रिया की ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं होती और वो गुस्से में वहां से बाहर निकल जाती है। चलते हैं एक बार फिर से बॉयलर रूम की तरफ, जहां पर लॉरी, मैगी और कार्ल मौजूद हैं। लॉरी को कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण उसके ऊपर बेहोशी छाने लगी थी। वो रियलाइज करती है कि उसे नेचुरल डिलीवरी नहीं हो सकती है। लॉरी मैगी से कहती है कि वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती और मैगी को अब उसका सी सेक्शन करना होगा और बेबी को बाहर निकालना होगा। लॉरी कार्ल को खड़े हुए देखती है और कहती है कि उसे अब बहादुर बनना होगा और पूरी सिचुएशन को संभालना होगा। लॉरी कार्ल को कहती है कि उसे अपने छोटे भाई या बहन जो भी हो उसका बहुत ध्यान रखना होगा। लॉरी कार्ल को गले से लिपटाकर उससे विदा लेती है। मैगी धीरे धीरे लॉरी के पेट को काटती है और बेबी को बाहर निकालती है। बेबी बिल्कुल सही सलामत था, जबकि इधर लॉरी धीरे धीरे ब्लड लॉस के कारण
बिल्कुल मोशनलेस हो चुकी थी। मैगी बेबी को अपनी गोद में ले लेती है और कार्ल को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर कार्ल मैगी से कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी मॉम टर्न होकर एक वॉकर में कन्वर्ट हो जाए। मैगी को अपने आगे जाने पर गन शॉट सुनाई देता है, जिसका मतलब था कि कार्ल ने लॉरी के ब्रेन को गोली मारकर खत्म कर दिया था, जिससे कि वो आगे जाकर वॉकर में टर्न ना हो। कार्ल मैगी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। रिक, डैरिल, एक्सेल, ऑस्कर और ग्लेन सभी प्रिजन से आगे की ओर मूव करने लग जाते हैं। रास्ते में उन्हें टी-डॉग के रिमेन्स पड़े हुए दिखाई देते हैं। डैरिल को वहीं पर पड़ा हुआ कैरोल का स्कार्फ और गन दिखाई देता है। वो सभी वहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं। उन लोगों को वहाँ हर्षल और बैद दिखाई देते हैं। रिक बाहर आकर देखता है कि लॉरी वहाँ पर नहीं है। वो लॉरी को ढूंढने के लिए अंदर की ओर जाने लग जाता है। तभी उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि मैगी अपनी गोदी में एक बेबी को लेकर बाहर आ रही थी और उसके साथ कार्ल भी था। रिक मैगी को अकेले देखकर समझ जाता है कि लॉरी अब इस दुनिया में नहीं रही। रिक लॉरी के गम में बहुत जोरों से रोने लग जाता है। ग्लेन आगे बढ़कर रोती हुई मैगी को चुप करवाने लग जाता है।